ज्योति किरण में आपका एक बार फिर स्वागत। भारत के बजट के आने में जैसा आपको पता है कि बहुत ही थोड़ा समय, कुछ घंटों का समय बाकी है और सब सेक्टर्स के, सब प्रकार के क्षेत्रों के मांगों के पिटारे माननीय वित्त मंत्री के सामने खुल के सामने आ रहे हैं। पर प्रश्न ये है कि किसी भी ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी के बारे में वैश्विक अर्थव्यवस्था के परिदृश्य की चिंता किए बिना, उसको डिस्क्राइब किए बिना, उसको कॉम्प्रिहेंड किए बिना कुछ भी कहना, कुछ भी समझना बेमानी है। तो इस अंक में हम थोड़े से खुलासे से बात करेंगे कि आईएमएफ ने अभी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में अपनी रिपोर्ट जाहिर की है, उसके पूरे विश्व के लिए क्या इम्प्लीकेशन है, हमारा ग्लोबलाइज्ड इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट किस तरह से हमारे बजट को प्रभावित करेगा, करना चाहिए, और उसके साथ ही साथ हमारे बजट की प्रायोरिटीज किस तरह से इम्पैक्ट या शिफ्ट होंगी, इस बारे में खुलासे से बातचीत करते हैं। तो एक बार फिर आपको ले चलती हूँ मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की तरफ। वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति कोई बहुत शानदार नहीं है। बहुत कमजोर और धीमी गति से ही वैश्विक अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, जिसका कारण है ऊर्जा की बढ़ती कीमतें, वायरस का दिन रात बदलता हुआ स्वरूप और उसके कारण बाधित होती हुई मोबिलिटी। इसके साथ ही साथ अमेरिका में इन्फ्लेशन और चीन में उपभोग की कमी, और साथ ही साथ अमेरिका में सप्लाई चेन डिसरप्शन और चीन में रियल एस्टेट सेक्टर की उम्मीद से कम होने वाली बढ़ोतरी इस वैश्विक वृद्धि दर के गिरने का प्रमुख कारण है। 2021 में जहां अनुमान किया गया था कि ये रेट ऑफ ग्रोथ 5.9% रहेगी, वहीं अब इसे घटाकर के इस एस्टिमेट को 4.4% कर दिया गया है। बाइडेन के बिल्ड बैक बेटर जो प्रोग्राम था उसमें आने वाली बाधा और साथ ही साथ चीन में होने वाला रियल एस्टेट सेक्टर का लगातार खिंचाव जिस प्रकार से मॉनेटरी पॉलिसी को इम्पैक्ट करता रहा है और करेगा, और पॉलिसी रेट्स में जैसे जैसे करेक्शंस होते जाएंगे, हमें ये सुस्ती और भी दिखाई देगी। विश्व में अमेरिका की रेट ऑफ ग्रोथ को जहां 1.2 परसेंटेज पॉइंट से घटा दिया गया है, वहीं चीन की जीरो कोविड पॉलिसी ने भी अपना रोल अदा किया है हमेशा की तरह, और उनकी भी रेट ऑफ ग्रोथ को 0.8% परसेंटेज पॉइंट तक नीचे ला करके अनुमानित किया गया है। अब इस सब के बाद जो विश्व की वैश्विक वृद्धि दर है 2023 में, वो केवल 3.8 ही रह जाने वाली है, और वो भी तब जबकि वायरस इसको और अधिक प्रभावित ना करे और नए नए वेरिएंट्स ना आए और विश्व में स्वास्थ्य की समस्या का विकट और विकराल स्वरूप जो हमें पहले देखने को मिला है वो अब न मिले। विश्व भर में सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस, ऊर्जा की कीमतों में लगातार चलने वाली वॉलेटिलिटी और उसके साथ साथ स्थानीय वेज रेट्स में होने वाले इजाफे ने जहां इन्फ्लेशन की दरों को लगातार प्रभावित किया है, वहीं यह भी स्पष्ट है कि अब लगातार मौद्रिक और पॉलिसी रेट्स में विकसित देशों में तुरंत सुधार होगा, करेक्शंस होंगे, और उन करेक्शंस के साथ साथ विश्व की मार्केट्स, विश्व की ट्रेड और विश्व में होने वाली जो खास करके कर्जे में डूबी हुई अर्थव्यवस्था है, उनकी फाइनेंशियल स्पेस भी कमजोर होगी, और उन्हें जो मौद्रिक नीति का जो पहले क्रेडिट ईजिंग का लगातार फायदा मिल रहा था वो भी अब नहीं मिलेगा। तो दो तरह की प्रॉब्लम है। एक तो ये कि जो मुद्रा नीति है, मौद्रिक नीति है, उसकी इफेक्टिवनेस या उसकी जो कहना चाहिए कि उसको काम में लेने का जो तरीका है वो पहले से रिस्ट्रिक्ट होगा, और दूसरा साथ ही साथ फिस्कल स्पेस जिसको आप कहेंगे, जिसे राजकोषीय नीति हम कहते हैं, उसके लिए भी जो लेग रूम है या जो स्पेस है वो घटेगी। तो ये दोहरी मार जब पड़ेगी तो किस प्रकार बजट या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं इस चीज को अपने भीतर समाहित करते हुए तब भी लोक कल्याणकारी बजट कैसे देंगी, ये काफी बड़ा चैलेंज है। ऐसी स्थिति में आवश्यक था कि विश्व में भौगोलिक और स्ट्रेटेजिक तनाव या जियोपॉलिटिकल तनाव जिनको कहते हैं वो न बढ़े, लेकिन ऐसा कहाँ होता है। आदर्श स्थिति में तो दुनिया जीती नहीं है ना। विश्व के लगातार बढ़ते हुए सामरिक भौगोलिक तनाव भी इन टेंशन्स को या आर्थिक टेंशन्स को बढ़ाने वाले। इस सारे निराशा भरे वातावरण में भी भारत के लिए खबरें अच्छी हैं। भारत के लिए 9% का अनुमान है इकोनॉमिक ग्रोथ का, और साथ ही साथ 2023 में जरूर
ये घटकर के 7.2% रहेगा, क्योंकि जो वेरिएंट्स हैं वो जिस प्रकार से म्यूटेट हो रहे हैं उनका किस प्रकार से अनसर्टन असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और किस प्रकार से हमारी मोबिलिटी इम्पैक्ट होगी, उस पर ये सारा खेल निर्भर है। विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल किया गया है भारत को, और इसे सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के तौर पर भी इंगित किया गया है। ये भी कहा गया है कि इकोनॉमिक फंडामेंटल्स भारत के मजबूत है। हम सब जानते हैं कि हमारे पास अच्छा खासा विदेशी मुद्रा का भंडार है, हमारा टैक्स कलेक्शन की रेट्स काफ़ी अच्छी हैं, और उसके साथ ही साथ हम प्री कोविड जिनको कहना चाहिए हाई परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स तक पहुंच गए हैं, और कुछ जगह हमने उन्हें पार भी कर लिया है। मैंने पहले भी अपने पॉडकास्ट के माध्यम से ये कहा था कि जिस समय विश्व भर के देश या विकसित देश लगातार इकोनॉमिक स्पेंडिंग की बात कर रहे थे और भारत के कुछ वर्गों ने बहुत कड़ी आलोचना की थी कि हम वायरस के आने पर या कोविड के बाद में सोशल सेक्टर्स में और अपनी इकोनॉमिक स्पेंडिंग को बहुत तेज गति से नहीं बढ़ा रहे, तो मेरा तब भी यही कहना था कि जब ब्रेक लगी हो तो एक्सेलरेटर नहीं बढ़ाया जाता। मैं इसी बात को आज भी रिपीट करूंगी कि भारत ने जिस प्रकार से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के साथ अपनी आर्थिक स्थिति को समझते हुए बहुत ज्यादा अति उत्साही कदम न लेते हुए जिस प्रकार के कंजर्वेटिव लेकिन इफेक्टिव कदम भारत की अर्थव्यवस्था में संरचनागत परिवर्तन लाते हुए भी क्रेडिट ईजिंग और टारगेटेड स्पेंडिंग, जिसमें कि लोक कल्याणकारी खर्चे, जिनके बारे में आपको मैं पिछले एपिसोड्स में बहुत कुछ बता चुकी हूँ, आज रिपीट नहीं करूंगी। यही कारण है कि आज भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में स्थान मिला है। और इन्फ्लेशन की दृष्टि से भी, जहां आज अमेरिका लगातार इन्फ्लेशन से लड़ रहा है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन से जूझ रहा है और इन्फ्लेशन को कर्टेल करने के लिए अब पॉलिसी रेट्स की बात हो रही है, भारत ने बहुत प्रोएक्टिव तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था में कुछ हद तक इन्फ्लेशन को नियंत्रित भी किया है और साथ ही साथ वृद्धि की दर को भी बहुत इंप्रेसिव तरीके से प्राप्त किया है। मुझे लगता है कि ये चीज हमें अंडरलाइन जरूर करनी चाहिए। अब इस सब परिदृश्य में जहां विश्व की अर्थव्यवस्था कंपैरेटिवली सिकुड़ी हुई है, क्रेडिट ईजिंग की दिक्कतें आने वाली है, फाइनेंशियल लेग स्पेस कम होने वाला है और साथ ही साथ विश्व में बढ़ती हुई मजदूरी की दरों के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट और बहुत बड़ी, जिन्हें मैं कहूंगी कि अनप्रेसिडेंटेड हेल्थ चुनौतियां भारत के समक्ष हैं, ऐसी स्थिति में आप जो सेक्टरल बजट्स की कल्पनाएं कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि नॉर्मल स्थितियों से अलग होनी चाहिए थी। जैसे कुछ लोग लगातार इनकम टैक्स की दरों के विषय में बात कर रहे हैं, बहुत सारे और सेक्टर्स हैं जो छोटे और मझोले उद्योगों को और अधिक ईज देने की बात कर रहे हैं। कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जहां से ये मांग उठ के आ रही है कि केवल कृषि पर सब्सिडी बढ़ाती जानी चाहिए, और कोई सेक्टर्स हैं जहां ये मांग बढ़कर आ रही है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके अलग अलग प्रकार के वर्क फ्रॉम होम के भत्तों को बढ़ा देना चाहिए। दूसरे सेक्टर से ये भी अनुमान आ रहा है कि हमें इनकम टैक्स में जो हम कटौती देते हैं उन दरों को बिल्कुल बदल देना चाहिए और इस तरह से रैशनलाइज करना चाहिए कि मध्य वर्ग को लाभ हो। महिलाएं लगातार ये भी कह रही हैं कि गैस के सिलेंडर्स की कीमतें कम होनी चाहिए। ये विश लिस्ट इतनी लंबी है। फाइनेंशियल सेक्टर के और फिनटेक सेक्टर के अपनी एक लंबी डिमांड्स हैं जो कि आप अखबारों में लगातार पढ़ ही रहे होंगे। इसके साथ साथ मजदूर वर्ग के, संगठित मजदूर वर्ग की भी अपनी डिमांड्स हैं। इनफॉर्मल इकोनॉमी के बारे में बहुत अधिक वेरिड डिस्कशंस हम कर चुके हैं और बहुत सारी बातें हुई, उनके अपने अलग तरीके के लेबर लॉज के लागू करने और नहीं करने के संबंध के डिमांड्स हैं। बजट में एक प्रकार का नीति पत्र देश के लिए जरूर पेश किया जाता है, लेकिन ये नीति पत्र किसी एक वर्ग के लिए नहीं होता, ये सब वर्गों के लिए होता है और अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों को देखते हुए होता है। बजट, ये नीति पत्रक देश भर के लिए होता है। इसलिए मेरा आपसे ये कहना है कि आप व्यक्तिगत चीजों के लिए या व्यक्तिगत मांगों के ऊपर उठकर इस संकट काल में देश के लिए मांगिए। देश के लिए मांगिए। अपने लिए तो सब मांगते हैं, लेकिन आप देश के लिए मांगिए। वर्ग के लिए मत मांगिए, जाति के लिए मत मांगिए, एक विशेष प्रकार की व्यवस्था के लिए मत मांगिए, व्यवस्था से प्रभावित होकर मत मांगिए, नेसेयर से प्रभावित होकर मत आलोचना कीजिए। आप मांगिए
तो देश के लिए मांगिए। की अर्थव्यवस्था को 2024 तक 440 बिलियन का नुकसान होने वाला है। उस नुकसान की भरपाई कैसी हो, उसके लिए मांगिए। आप ये देखिए कि देश में 1.5 मिलियन स्कूल्स जो कि अब आज की डेट में खुल करके बच्चों को पढ़ा देने की स्थिति में नहीं है, उनकी वजह से 247 मिलियन बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। पूरी की पूरी जनरेशन जिसकी एजुकेशन इम्पैक्ट हो रही है। हम ये जानते हैं कि 2031 में 65% से हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की पीक को प्राप्त करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री और उनसे पूर्व अर्थशास्त्री भी ये बात कहते रहे हैं कि ये इकोनॉमिक या डेमोग्राफिक डिविडेंड देश के लिए साबित होगा। लेकिन इस डिविडेंड को हम किस प्रकार से ट्रेन कर सकते हैं, उसके लिए बजट में मांगिए। आप मांगिए महिला पार्टिसिपेशन की गिरती हुई रेट्स के लिए, वो रेट्स जो कि 2005 में 26% थी। जेंडर इक्वालिटी की बात लगातार हम करते हैं, लेकिन आज जब बजट में मांगना है तो उसके लिए मांगिए ना कि उस प्रकार की रेट्स जो कि अब घट करके केवल 16.1% रह गई हैं, उनके लिए बजट में इजाफा मांगिए। आप मांगिए उस प्रकार के इमिग्रेंट मजदूर वर्ग के लिए जिसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध होने चाहिए, उनके लिए मांगिए। ग्रामीण क्षेत्र की रोजगार की सुदृढ़ता के लिए मांगिए। और आप मांगिए कि किस प्रकार से हेल्थ एंड एजुकेशन, ये जो दो सेक्टर्स अब चुनौतियों के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। और तीसरा सेक्टर यानी कि एनवायरमेंटल क्षेत्र में जो सुधार क्लाइमेट चेंज के लिए करने हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने सर्कुलर इकोनॉमी की बात की है, आप मांगिए तो उनके लिए मांगिए। मांगिए तो युवा वर्ग के लिए जरूर मांगिए, क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी एसेट है। और आज सबसे बड़ी तकलीफ में आप ये मांगिए कि उनके स्टार्टअप्स के लिए लगातार और अधिक क्रेडिट ईजिंग, और अधिक इन्वेस्टमेंट, और अधिक ट्रेनिंग हो। मांगना है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इनोवेशन के लिए मांगिए। मांगना है तो तकनीक को ग्रामीण क्षेत्र तक ले जाकर उसे लोकल अर्थव्यवस्था से जोड़कर रोजगार सृजन करने के मौकों के लिए मांगिए। आप छोटे उद्देश्यों के लिए मत मांगिए। आप इस अभिमानपूर्ण गौरवमय भारत के नागरिक हैं। आप भारत के लिए मांगिए। आप भारत के विकास के लिए मांगिए। विश्व भर ने आज भारत को एक आर्थिक शक्ति के तौर पर न केवल स्वीकार किया है, लेकिन सारे के सारे एस्टिमेट्स, मैं केवल IMF के एस्टिमेट्स की बात नहीं कर रही। मेरे पास गिनाने के लिए कम से कम 7 एस्टिमेट्स हैं, लेकिन ज़्यादा तकनीकी तौर पर मैं बोझिल नहीं करूँगी। भारत की अर्थव्यवस्था को आज विश्व स्वीकार कर रहा है, लेकिन हम ऐसे टर्निंग पॉइंट पे खड़े हैं जहां सोशल सेक्टर में होने वाली इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन इन्वेस्टमेंट और रीडिस्ट्रीब्यूटिव इन्वेस्टमेंट हमें लगातार एक उच्च कोटि की अर्थव्यवस्था के तौर पर कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें ये ट्रेजेक्ट्री अगर शिफ्ट करनी है तो हमें एक वर्ग के लिए नहीं मांगना होगा, एक क्षेत्र के लिए नहीं मांगना होगा, एक जेंडर के लिए नहीं मांगना होगा, एक रीजन के लिए नहीं मांगना होगा। हमें देश के लिए मांगना होगा। और देश के लिए मांगने की 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र जिनको मैं इंगित कर चुकी हूँ, फिर से करूंगी। शिक्षा के लिए जरूर मांगिए, स्वास्थ्य के लिए जरूर मांगिए, महिला पार्टिसिपेशन रेट रोजगार में बढ़े, जेंडर इक्वालिटी और सुरक्षा बढ़े, उसके लिए जरूर मांगिए। युवा वर्ग के लिए स्टार्टअप्स और उन नीतियों में और अधिक शानदार तरीके से रिसर्च एंड इनोवेशन हो, उसके लिए जरूर मांगिए। आप भारत के लिए मांगिए। नमस्कार। राइट एंगल विद ज्योति किरण में इस बार इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही रहे। नमस्कार। अगले अंकों में बजट की समीक्षा के साथ मिलेंगे। तब तक नमस्ते।